हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि डेट तो डिक्लेयर है ही, इसके साथ ही साथ फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की प्रिपरेशन सही ट्रैक पे चल रही होगी। आपने सिलेबस को भी कवर कर लिया होगा और इसके साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम जून 2023, जो कि आपका एग्जाम जून में कंडक्ट हो रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन वाले यूनिट से, जिसको हिंदी में संप्रेषण कहा जाता है, ये प्रैक्टिस सेट प्रश्न हैं आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे और ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने पार्ट 3 तक आपको कवर कराया था, जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को मैंने आपको कवर कराया था। तो उसी सीरीज को जो है मैं आगे यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नए प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और पूरी तरीके से प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग यूनिट से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में आपको हेल्प करे। लेकिन विगत वर्षों के जो प्रश्न आप एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो उनको आप जरूर कवर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देने का प्रयास करना है। गलत हो वो अलग मैटर है, लेकिन आप प्रयास नहीं करें ये गलत बात है। तो आप प्रयास करिएगा, आंसर गलत हो या सही हो वो अलग बात है। मैं आंसर बताऊंगा सभी क्वेश्चन का और प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन से जुड़े कुछ पॉइंट्स भी मैं बताता हुआ चलूं। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि किसके साथ कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना बेहतर होता है। सबसे पहला जो विकल्प है आपका श्रवण आदेश द्वारा, फिर है आपका उपाख्यान द्वारा। देखिए, इंग्लिश भी मैंने लिख रखा है तो इंग्लिश में भी आप यहां पर समझ सकते हैं, और गैर संदर्भगत प्रश्न पूछकर, या फिर आप अनौपचारिक टिप्पणियों के द्वारा यहां पर संप्रेषण प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, थोड़ा सा टफ लेवल, मतलब तीनों का मिक्सअप यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तो सभी का आपको आंसर करते हुए चलना है। देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उपाख्यान द्वारा जो है आपको कक्षागत संप्रेषण प्रारंभ करना चाहिए, ये बेहतर होता है। अब देखिए, ये उपाख्यान होता क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हुए चलते हैं। देखिए, उपाख्यान एक विधि होती है जिसके अंतर्गत कहानी बताने की परिकल्पना का प्रयोग किया जाता है, जो किसी वास्तविक मनुष्य या वृत्तांत पर आधारित आपका पूरी तरीके से होता है। तो याद रखना, उपाख्यान क्या होता है। तो उपाख्यान एक प्रकार का यहाँ पर विधि होता है और इसमें क्या होता है, तो इसके अंतर्गत कहानी बताने की परिकल्पना का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक उत्तम कक्षागत वार्ता किसे विकसित करने में सहायक होना चाहिए। ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट शब्दावली युक्त भाषा का, फिर दूसरा ऑप्शन है वृहत आलोचना का, और तीसरा विकल्प है आपका सारांश युक्त वाक्य का, और चौथा विकल्प यहाँ पर है प्रौद्योगिकी उन्मुक्तता का। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। शुरुआत थोड़ी स्लो है, लेकिन मैं फास्ट वे में वीडियो को कवर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपका समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी का समय महत्वपूर्ण होता है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो को बहुत ही जल्दी वे में कंप्लीट करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर सारांश युक्त वाक्य का। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हुए चलते हैं। देखिए, कक्षागत वार्ता अत्यंत आवश्यक होता है और यह विद्यार्थियों को उनके विचारों को सूत्रबद्ध करने में, विचारों के आदान प्रदान करने में और अपने अधिगम पर विचार करने में मदद करता है, और यह शिक्षकों को छात्रों के विचारों को समझने और समझाने में सहायता करता है। अतः कक्षागत वार्ता सारांश युक्त वाक्य विकसित करने में सहायक होनी चाहिए। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारांश युक्त। और उम्मीद करता हूं कि डिटेल भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देख। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि एक उत्तम लिखित संप्रेषण में, यहां पर आपका डॉट डॉट होगा, होगी, होंगे। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि एक उत्तम लिखित संप्रेषण में क्या होगा। पहला जो ऑप्शन है आपका यहां पर प्रत्याशित प्रयोजन, फिर बी है आपका जटिल शुरुआत, और सी ऑप्शन है लंबे वाक्य, और यहां पर डी है यह मानना कि दूसरे लोग अपने वास्तविक ज्ञान से कहीं अधिक जानते हैं।
तो इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याशित प्रायोजन। तो एक उत्तम लिखित संप्रेषण में प्रत्याशित प्रायोजन होगा, ये आपको याद रखना है। लिखित संप्रेषण एक अमौखिक संप्रेषण का प्रकार होता है, आप सभी को पता है, जिसमें हम मुंह से बोलते नहीं है लेकिन अपने विचारों को लिखकर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। चाहे आप क्वेश्चन का आंसर भी लिखते हो तो वो क्या है, आपका अमौखिक संप्रेषण होता है। अमौखिक तरीके से आप चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। और यह किस प्रकार का होना चाहिए, तो आपको याद रखना है, यह स्वच्छ और समझने में आसान होना चाहिए। लिखित संप्रेषण संरचित विचारों के आधार पर होता है, अतः एक उत्तर लिखित संप्रेषण में प्रत्याशित प्रायोजन होगा। यानी कि स्पष्ट भाषा का आपको इस्तेमाल करना है और जो भी चीज आप लिखकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो सामने वाले को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसीलिए राइटिंग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें आपके हर शब्द स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं और किन बातों को आपने लिखना है उसको सही वे में लिखना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि वो समझ जाए। जैसे आंसर आप लिख रहे हो तो जो कॉपी चेक करने वाला है, जो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, आप जब आंसर लिख रहे हो तो उनको स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का एज इट इज यही आंसर होगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आपका, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपसे। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि कक्षा में कुशल संप्रेषण की विशेषताओं में शामिल है। देखिए विशेषताओं से कई बार क्वेश्चन बने भी हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं कक्षा में कुशल संप्रेषण के संदर्भ में, और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। अगर लगे वीडियो फास्ट वे में चल रहा है तो आपको सिंपल सा तरीका पता है, वीडियो को आप पॉज कर दीजिए, मुझे रोक सकते हैं आप, पॉज करेंगे तो वीडियो रुक जाएगा। इत्मीनान से आप प्रश्नों को देखिएगा और उसके विकल्पों को और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, फिर उसके बाद से 5वां और उसके बाद से यहाँ पर 6 नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो कक्षा में कुशल संप्रेषण की विशेषताओं के अंतर्गत जो है आपका अन्योन क्रियात्मक और स्थिर तत्वों में संतुलन बैठाना जरूरी होता है, और इसके साथ ही साथ जो दूसरा इसमें है विचार वेश प्रक्रिया होनी चाहिए, और अधिगमनकर्ताओं के समाज मितिक पक्ष को समझना यहां पर जरूरी होता है। और भी कई सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इन सभी में से ये 3 विशेषताएं आपकी सही हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। और भी कुछ विशेषताओं के बारे में आप यहां पर जान सकते हैं, जैसे कि क्रियाविधि आधारित होनी चाहिए कक्षा में कुशल संप्रेषण, और इसके साथ ही साथ स्व अधिगम को प्रोत्साहन मिलता हो, ऐसी भी विशेषता होनी चाहिए उसकी, और विचार वेशी प्रक्रिया होनी चाहिए, और अधिगमनकर्ताओं के सामाजिक मिति जो कि इसमें दिया गया है आपका, और करके सीखने की विशेषता होनी चाहिए, और समझ क्रिया करना इत्यादि जो है कुशल संप्रेषण के अंतर्गत आपका आ जाएगा कक्षा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार इन 4 विकल्पों में से क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षक के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, बी है अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, और सी ऑप्शन है तदानुभूतिक अधिगम जिसको एम्पैथिक लर्निंग भी कहा जाता है, और चौथा ऑप्शन है आपका स्मरण करने की चाह। तो इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसको एम्पैथिक लर्निंग यानी तदानुभूतिक अधिगम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि प्रभावी संप्रेषण के लिए सुनना एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, और प्रभावी ढंग से सुनने के अभाव में संदेश को गलत समझा जा सकता है। इसलिए तदानुभूतिक अधिगम विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने के आधार पर आपका होता है। यानी कोई भी कम्युनिकेशन अगर चल रहा है, अगर आप उसे सही तरीके से या प्रभावी तरीके से सुन नहीं रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव या प्रभावपूर्ण नहीं रहेगा। तो सुनना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन सी इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर दिया है तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संचारित संदेश को माना जाता है, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है क्या माना जाता है। पहला है सामाजिक उत्पाद, यहाँ पर बी है गैर प्राकृतिक उत्पाद, सी ऑप्शन है अलक्षित उत्पाद, और डी ऑप्शन है टेक्नो उत्पाद। तो इन 4 विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसको सामाजिक उत्पाद यानी कि सोशल प्रोडक्ट माना जाता है। किसको? संचारित संदेश को। जो भी संदेश आपके द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा भी
मतलब संचारित किया जाता है उसको क्या माना जाता है, सामाजिक उत्पाद। ये आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को सीमित किया जा सकता है किस प्रकार से या किससे बचकर। देखिए ऐसा क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको करा रखा है। तो पहला जो है आपका संवाद से बचकर, बी ऑप्शन है आपका घिसी पिटी शब्दावली से बचकर, या आपका सी ऑप्शन है गैर शाब्दिक संकेत से बचकर, या डी ऑप्शन है आपका मल्टीमीडिया से बचकर। तो इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसको सीमित करके जो है आप कक्षा में संप्रेषण के अर्थगत शोर को कम कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। गैर शाब्दिक संदेश यानी कि नॉन वर्बल जो आपका कम्युनिकेशन होता है उससे बचकर जो है आप कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को सीमित यहां पर कर सकते हैं। जैसे कि आप यूं समझिए कि कोई टीचर है और बार बार एक ही चीज को रिपीट ऑन कर रहा है और क्लास में आपको लंबे समय तक पढ़ना है, मान लीजिए कोर्स आपका जितना भी लंबा हो और एक ही बात को रिपीट ऑन बार बार कर रहा है, तो आप बोर हो जाओगे और सुनने की इच्छा आप नहीं रखोगे उसे और आपस में आप जो है बात करने लगोगे, वही आपका अर्थगत शोर के अंतर्गत आ जाएगा। इसीलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए कि अपने शब्दावलियों में नवीनता लाते रहना चाहिए और इसके साथ ही साथ जो है नए नए शब्दों का उसे प्रयोग करना चाहिए, तभी जो है वो कक्षा में या कक्षागत संप्रेषण में अर्थगत शोर को वो सीमित कर सकता है। देखिए नवीनता हर क्षेत्र में लाना जरूरी होता है, तभी जो है आप लोगों को एंगेज कर पाएंगे, लोग आपसे जुड़े रहेंगे, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप साइंटिस्ट हो या कुछ भी हो, आर्टिस्ट हो। आप जब तक नवीनता या सृजनात्मकता अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक लोग आपसे रिलेट करके या आपसे जुड़ाव कम महसूस करेंगे। फिर अगर आप रिपीट ऑन चीज देने लगोगे उनको तो वो आपको छोड़ के किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रख सकते हो। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें बोला क्या जा रहा है कि कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोधों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयोगी है। तो यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे और नीचे दिए गए इन 4 विकल्पों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बेसिकली क्वेश्चन में यही आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में क्लासरूम में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोध को, यानी कोई भी अवरोध उत्पन्न होता है तो उनको दूर करने के लिए इन सभी विकल्पों में से कौन सा उपयोगी आपके लिए होगा। तो आपको पढ़ लेना है यहाँ पर और अपना राइट आंसर नीचे बताना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो पहला आपका सही होगा और यहाँ पर 5वां राइट हो जाएगा और इसके साथ ही साथ 6 नंबर का, यानी कि शब्दांबर के स्तर की पहचान करना, यानी शब्द भंडार के संदर्भ में ये बात की जा रही है। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर वाणी में जो उतार चढ़ाव आपका होता है जब बातचीत आप करते हो उस पर ध्यान रखकर या उसका उपयोग करके, और यहाँ पर भाषण को प्रासंगिक बनाना। तो ये 3 चीजें, इन सभी में से और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, इंपॉर्टेंट है किस लिए, कक्षा में संप्रेषण के अंतर्गत अवरोध को दूर करने के लिए किनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो शब्दांबर के स्तर की पहचान करके, इसके साथ ही साथ जो वाणी है उसके उतार चढ़ाव को ध्यान में रख के, और जो भाषण है उसको प्रासंगिक बना के, यानी कि जरूरी हो सामने जो भी सुन रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर 3 पॉइंट को आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें ये आपका अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एक यूनिट में जो मैथमेटिकल या आपका रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन होगा उसको छोड़कर जो है यहाँ पर आपको यहाँ ऐसा क्वेश्चन देखने को हर यूनिट में मिलेगा, अभिकथन, तर्क या कथन और कारण, इस तरीके से करके। तो देखिए अभिकथन में बोला क्या जा रहा है कि हास और परिहास के साथ वाक्य कौशल कक्षा संप्रेषण को सम्मोहक बनाता है, और तर्क यहाँ पर बोला जा रहा है कि अलंकारिक हस्तक्षेप कक्षा संचार को उद्देश्यपरक नहीं बनाते हैं। तो इन दोनों अभिकथन और तर्क को अच्छे तरीके से समझना है और उसके बाद से आपको नीचे इन 4 विकल्पों में से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर आपका गलत हो जाएगा, यानी अभिकथन आपका सही है लेकिन तर्क आपका गलत हो जाएगा। अभिकथन एक कैसे सही है, हास परिहास के साथ वाक्य कौशल कक्षा संप्रेषण में, यानी कि हास परिहास बीच बीच में जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो उसी से रिलेट करके या कुछ और फनी चीजें आप बीच में बोलते हैं तो एंटरटेन मतलब कर देते हैं छात्रों को, तो क्लास में जो है माहौल अच्छा बना रहता है। तो ये संप्रेषण को जो है सम्मोहक बनाता है। तो ये बात तो सही है, आपने फेल किया होगा और कोई भी टीचर है बराबर लेक्चर दिए जा रहा है, बीच में कोई भी
ब्रेक नहीं या कुछ बातों को, तो आप बोर हो जाते हो। तो ये जो है यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। लेकिन तर्क में क्या बोला गया था कि अलंकारिक हस्तक्षेप, यानी कि जो आपके अलंकारिक भाषा है, जो कठिन शब्द है, जैसे कह लीजिए जो बहुत ही शुद्ध हिंदी है, जिनको आप बहुत तरीके से समझ भी नहीं पाते हो, तो उनका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर वो संचार क्या होगा, उद्देश्य परक नहीं बनाते हैं। वहां पर जब आप रिलेट नहीं कर पाओगे तो वो आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये आपका गलत है और अभिकथन ए केवल सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए में पूछा जा रहा है कि शिक्षक को छात्रों के साथ निर्धारित दायरे के परे जाकर संप्रेषण करना चाहिए, और तर्क आर में बोला जा रहा है कि अशाब्दिक संकेत निश्चित रूप से शिक्षक के अभिप्राय को संप्रेषित करते हैं। तो अभिकथन और तर्क को अच्छे से समझना है, देन उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी अभिकथन तर्क जो है सही तो है, लेकिन तर्क अभिकथन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। याद रखना है आपको, अभिकथन में जो बोला गया है कि एक शिक्षक छात्रों को हर तरीके और विधि से पाठ या प्रकरण को समझाने का कार्य करता है, हर संभव प्रयास करेगा कि छात्रों को वो कॉन्सेप्ट जो भी है उसे क्लियर कर दे। और यहाँ पर कारण में यही बोला गया है कि अशाब्दिक संकेत द्वारा जो है शिक्षक शिक्षण अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका तर्क अभिकथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है। ये आपको इन सभी विकल्पों को देखकर बताना है, और नीचे यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, यानी एक से अधिक भी यहाँ पर विकल्प सही हो सकते हैं। जैसे कि कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किन बातों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपको गौर करना है, इसमें से कुछ सही होंगे, उसी के हिसाब से यहाँ पर 4 विकल्प बनाए गए हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तो आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कलर में चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, बी आपका सही हो जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पर सी हो जाएगा, और उसके बाद से आपका डी, यानी कि थीम का वर्णन करना, किस विषय पे जो है आप बातचीत करने वाले हैं, थीम या विषय आप कह सकते हैं उसे, और उसके बाद से प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना, जो प्रभावपूर्ण शब्द हैं जो उस थीम से या विषय से रिलेट करते हैं, उन शब्द और वाक्यांशों का आपको इस्तेमाल करना है, और प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता जो है रहनी चाहिए। यानी कक्षा के अंदर अगर सफल संप्रेषण आप करना चाहते हैं, या किस पे वो निर्भर करता है कि आपका संप्रेषण सफल होगा, तो किस विषय पर आप बातचीत कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आप प्रभावी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या प्रस्तुत की गई व्याख्या को स्पष्ट तरीके से समझा पा रहे हैं या नहीं। तो ये 3 बिंदु काफी महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन के हिसाब से, इसलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप से संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को किस रूप में वर्णित किया जाएगा, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो 4 विकल्प में नहीं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप देख लो स्क्रीन पे यहाँ पर, और अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुल अज्ञानता इसको कहते हैं। यदि शिक्षक अपने छात्रों को गलत रूप में संसूचित मानता है तो उस शिक्षक व्यवहार को बहुल अज्ञानता के रूप में वर्णित किया जाएगा। और बहुल अज्ञानता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें तुलनात्मक रूप से लोग मानते हैं कि उनके समूह में अन्य लोग अधिक या कम दृष्टिकोण या विश्वास या व्यवहार रखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, और ऑप्शन सी यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जब कक्षा में संप्रेषण में चक्रीयता होती है तो शिक्षक संकेत क्या होगा, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा। सक्रिय विसंकेतक, यानी कि इसको डिकोडर, एक्टिव डिकोडर कहा जाएगा, ये याद रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण आमतौर से किसके साथ प्रारंभ होता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है।
तो देखिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा मैं फास्ट वे में चल रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे नीचे जाना है माता जी को दवाई देने के लिए। थोड़ा सा उनको पेन ज़्यादा बढ़ गया है और लास्ट में मैं बताऊंगा आगे उनको अभी ट्रीटमेंट के लिए मुझे ले जाना है, उसके लिए अपॉइंटमेंट मैं ले रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पा रहा है। तो फिलहाल में अभी क्वेश्चन का आप राइट आंसर यहाँ पर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मन मस्तिष्क में चित्र। अगर क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि संप्रेषण आमतौर से किसके साथ प्रारंभ होता है, तो मन मस्तिष्क में जो आपकी इमेजेस बनती हैं, जो क्रिएट होती हैं, उनसे जो है आपका संप्रेषण शुरू हो जाता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, यानी अभिकथन और तर्क वाला। अभिकथन ए में दिया गया कि कक्षा की स्थिति के अनुसार संप्रेषण के कुछ माध्यम अन्य की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, और तर्क आर में बोला गया कि किसी माध्यम का चयन छात्रों के लिए संदेश की प्रकृति से सीधा संबंध रखता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है अभिकथन और तर्क को समझने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या, यानी अभिकथन तर्क दोनों आपका यहाँ पर सही है। याद रखना है आपको, कक्षा में संप्रेषण का माध्यम विशिष्ट होना चाहिए जिससे शिक्षक द्वारा दिए जाने वाला संदेश छात्र को पूर्णतः समझ में आ सके। उदाहरण के लिए, अगर कक्षा में संप्रेषण की भाषा स्थानीय या छात्रों के अनुरूप हो तो उन्हें अध्यापक द्वारा दिया जा रहा संदेश जो है समझने में आसानी होगी और संप्रेषण या अध्यापन का उद्देश्य भी पूर्ण तरीके से कंप्लीट होता है। अतः अभिकथन और तर्क दोनों सही है और तर्क अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा गया जा रहा है कि छात्रों के संप्रेषण कौशल को किसकी सहायता से सुधारा जा सकता है। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिन पे आपको गौर करना है और नीचे दिए गए इन चार विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताना है। तो वीडियो को पॉज करके अपना राइट आंसर दीजिए। बाकी मैं फास्ट वे में चल रहा हूँ, इसके कारण भी मैं बता रहा हूँ। लास्ट में अभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक तो आपका दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा और उसके बाद से तीसरा और यहाँ पर चौथा। तो छात्रों के संप्रेषण कौशल को किसकी सहायता से सुधारा जा सकता है, तो नई प्रौद्योगिकी के संपर्क में लाकर उन्हें, और इसके साथ ही साथ समीक्षात्मक चिंतन की प्रक्रिया को संवर्धित करके, यानी कि कुछ भी त्रुटि होती है तो उनकी समीक्षा करना, किन कारणों से वो त्रुटि हो रही तो उनमें सुधार लाया जा सके, और शब्दावली का विभेदक अनुप्रयोग सुनिश्चित करके जो है आप छात्रों के संप्रेषण कौशल को जो है सुधार सकते हैं। तो इसलिए हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर सही है, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को कहा जा सकता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को क्या कहा जा सकता है। पहला है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, बी है आपका ऊर्ध्वाधर संप्रेषण, और सी है आपका सामूहिक संप्रेषण, और डी ऑप्शन है प्रायोजन रोधी संचार। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सामूहिक संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में ग्रुप कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। तो व्यवस्थित कक्षा संप्रेषण को जो है यहाँ पर सामूहिक संप्रेषण कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु शिक्षक को किसके द्वारा जो है शुरुआत करनी चाहिए, ये आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु जो है शिक्षक को किसके द्वारा शुरुआत करनी चाहिए। वैचारिक झुकाव के द्वारा, या फिर व्यंग्योक्ति के द्वारा, या फिर यहाँ पर ध्यान दिए जाने संबंधित निर्देश के द्वारा, या श्रोता संवर्ग का विश्लेषण करते हुए शुरुआत करनी चाहिए। तो इन चारों में से आपको अपना राइट आंसर बताना था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्रोता संवर्ग विश्लेषण के द्वारा जो है कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु शिक्षक को शुरुआत करनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। याद रखना है आपको कि एक शिक्षक का किसी की ताकत और कमजोरी, वास्तविकता की स्वीकृति और किसी की क्षमता के प्रयास को जानना होता है। अतः एक शिक्षक को कक्षा में एक प्रभावी संप्रेषण हेतु एक श्रोता संवर्ग का विश्लेषण से शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संप्रेषण में प्रयुक्त होने वाली एंट्रोपी की अवधारणा का संबंध क्या है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे। और पहला ऑप्शन है आपका आभासीय वास्तविकता से, या फिर बाजारू स्थल से, या सी जो है अनुक्रम से, और डी जो है आपका संचारी भाषा से। तो इन चारों में से आपको अपना राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अनुक्रम से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो संप्रेषण में प्रयुक्त होने वाली एंट्रोपी की अवधारणा अनुक्रम यानी कि ऑर्डर से संबंधित है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उसको भी आप जान लीजिए। देखिए एंट्रोपी का अधिकतम प्रायः डेटा गति, शोर और बैंडविड्थ से सीधा अनुपातिक जो है संबंध होता है, और एंट्रोपी जितना अधिक होगा सिग्नल में त्रुटि उतनी ही ज्यादा व्याप्त होगी। और संप्रेषण में एंट्रोपी एक प्रक्रिया के रूप में संदर्भित होती है जिसमें समय बिताने के साथ क्रम बिगड़ता जाता है। आई होप कि एंट्रोपी आपको क्लियर हो गया होगा कि एंट्रोपी आखिर क्या है और इसका संबंध किससे है आपका, यानी अवधारणा का संबंध जो कि क्वेश्चन में पूछा गया तो अनुक्रम यानी कि ऑर्डर से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि यहां पर अगला क्वेश्चन नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपका टाइप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 90 तक यहां पर आपका था, एक क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया तो उसके लिए सॉरी। और यहां पर आपका वीडियो का सेशन कंप्लीट होता है, यानी कि 20 क्वेश्चन तो कराने थे मुझे, लेकिन यहां पर 19 क्वेश्चन ही टाइप हुए थे, इसलिए यहाँ पर 19 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। किस यूनिट से? कम्युनिकेशन वाले यूनिट से। ये सभी नए क्वेश्चन थे, नए प्रकार के प्रश्न। एक आध क्वेश्चन मुझे संभावित लग रहा था कि इसमें प्रीवियस ईयर के भी हैं, बाकी सारे नई क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया होगा और सभी का आंसर बताने का प्रयास किया होगा। बाकी मैं फास्ट वे में वीडियो को कंप्लीट क्यों कर रहा था, अभी मैंने बीच में भी आपको बताया था कि पेन लग रहा है बढ़ गया, नीचे से वॉइस आती है, तो मुझे जाना पड़ेगा और जो मेडिसिन हैं कम करने के लिए पेन वो देना पड़ेगा। और बाकी मैंने अपॉइंटमेंट के बारे में बताया, कोशिश मैं कर रहा हूँ पीजीआई दिखाने के लिए। अभी बीएचयू मैंने ट्रीटमेंट कराया था, वहाँ से रिलीफ नहीं मिला और काफ़ी पेन होता है, रात में रोती हैं और बहुत ही बैड जो है थॉट दिमाग में आते हैं उनके, आप सोचोगे नहीं, ये बातें नहीं बतानी चाहिए। मतलब निगेटिव थॉट का मतलब लाइफ से एक्सपेक्टेंसी जो है ख़त्म हो जाती है जब किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस तरीके की हालत उनको हो रही है। तो अभी मतलब पीजीआई के लिए आपको पता ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी अच्छे वहाँ पर किस तरीके की कॉन्सेप्ट होती है और बहुत सारा भीड़ होता है, बहुत जल्दी मरीज को आप दिखा नहीं पाओगे। और प्राइवेट में आपको पता ही है क्या सिस्टम होता है, बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी मरीज को बहुत ज़्यादा बेहतर रिलीफ आई होप कि मिले या ना मिले वो तो अलग की बात है। तो ये सारा कुछ मैटर है, तो इसके ऊपर काम चल रहा है। बाकी इसी की वजह से ये सारी चीज़ें लेट हो रही हैं या आपका मतलब कहीं कहीं पे ये दिक्कतें हो जा रही हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी ये सेशन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी प्रकार से मैं कोशिश करूंगा अलग अलग यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं कराऊं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। लेकिन खुद से आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। देखिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो खुद विद्यार्थी का होता है। आपको पता है कि शिक्षक का इसमें रोल क्या होता है, शिक्षक का रोल इसमें मार्गदर्शक के रूप में होता है। तो उसी तरीके से असली जो मेहनत आपको ही यहाँ पर करनी है, तभी जो है एग्जाम आपका क्लियर यहाँ पर हो पाएगा। तो उम्मीद है कि आपने सिलेबस कवर किया होगा, सारे टॉपिक्स को भी पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया होगा और उसके बाद से अभी आप प्रैक्टिस में लगे होंगे। और जो भी टॉपिक्स आपके रह गए होंगे शेष, आप उनको भी पढ़िए और कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कुछ समय निकाल करके आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ और जो प्रॉब्लम्स आपकी कॉमन होगी तो मैं उस पर काम करने का प्रयास करूँगा। तो उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा और अप्रिशिएशन करिएगा, बेस्ट विशेज भी आप दीजिएगा कि जल्दी से जल्दी माता जी यहाँ पर ठीक हो जाएं। और इसके साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए और ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस को पाने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।